नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं नई कृषि नीति या हरित क्रांति के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जब हमको आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो था वो कहाँ पे संलग्न था? कृषि क्षेत्र में संलग्न था। लेकिन उत्पादकता जो थी वो काफी कम थी। कृषि की उत्पादकता जो थी वो काफी कम थी। बड़ी जनसंख्या संलग्न होने के बावजूद भी कृषि में उत्पादकता जो थी वो काफी कम थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ये भी देखा कि अगर जो औद्योगिक विकास करना है तो औद्योगिक विकास के लिए क्या करना पड़ेगा कि कृषि का विकास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कच्चे माल आप कहाँ से लाएंगे? इन्हीं क्षेत्रों से तो कच्चे माल ले जाके आप औद्योगिक विकास करेंगे। ठीक है, तो सरकार ने इस बात को समझा कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाना जो है वो बहुत जरूरी है। कृषि में उत्पादकता बढ़ेगा तो किसानों में खुशहाली आएगी, किसानों में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों, कृषि में उत्पादकता किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उसके लिए कौन कौन से कदम अपनाए गए सरकार के द्वारा, इसमें कितनी सफलताएं मिली, इन्हीं सारी बातों को दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो सरकार ने क्या लाया? हरित क्रांति लाया। ठीक है, तो देखिए, नई कृषि नीति या हरित क्रांति। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का आविर्भाव होने के कारण परंपरागत खेती की दिशा को तकनीकी परिवर्तन की दिशा में परिवर्तित कर दिया गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते थे? परंपरागत कृषि करते थे। इट मीन्स कि अगर जो खेत की जुताई करनी थी तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगर जो हमको सिंचाई करनी थी तो हम लोग अलग अलग ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे खेत की सिंचाई करने के लिए, जिसमें समय और श्रम भी ज्यादा लगता था। लेकिन जब हरित क्रांति आ गया तब जो खेती की जो तकनीकी है इसमें सुधार देखने को मिला। खेत की जुताई के लिए क्या होने लगा? ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल होने लगा? ट्यूबवेल का इस्तेमाल होने लगा, नहरों का इस्तेमाल होने लगा। इट मीन्स कि हरित क्रांति की वजह से जो हमारी परंपरागत खेती थी, जिसमें श्रम और समय भी ज्यादा लगते थे, अब यहाँ पे क्या हुआ? हरित क्रांति के माध्यम से एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय नॉर्मन बोरलाग तथा डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जाता है। देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी को याद रखिएगा, ये भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपसे कोई ये पूछे, प्रश्न आता है यहाँ से कि हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो नॉर्मन बोरलाग एवं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। अगर जो ये कोई पूछे, ये बताए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है स्वामीनाथन जी। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1966 से लेकर के 1967 में। 1966 से 1967 में। अब एक चीज और आपके दिमाग में टिक करना चाहिए कि भाई, हम सर ने तो पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि 66 टू लेके 69 तक योजना अवकाश रहा, और उसके पहले क्या हुआ था कि भयंकर मतलब जो मौसमी आपदा थी हम लोगों ने झेली थी। तो सरकार ने क्या सोचा कि भैया, हर बार आप मौसम पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अच्छे क्वालिटी के तकनीक विकसित किए जाएंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि वो तकनीक कौन कौन से है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना था। इजी सी बात है भाई, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? यही तो था ना कि कृषि की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि की जाए। क्यों वृद्धि की जाए? क्योंकि एक तरफ हमारी जनसंख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी तेजी से, लेकिन उत्पादकता कम होने के कारण खाद्यान्न का क्या पड़ रहा था? शॉर्टेज पड़ रहा था। तो जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न ज्यादा चाहिए, लेकिन परंपरागत खेती होती थी तो उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता था। तो हरित क्रांति में उद्देश्य ये रखा गया कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिससे जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, जो यहाँ के किसान थे ना, इनको पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ?
आय की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए दोस्तों अभी भी आप देखते हैं कि हरियाणा के जो किसान है या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है वो कंपेयर टू अनदर स्टेट, जो हरियाणा और पंजाब और साथ ही साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो कंपेयर टू अनदर स्टेट क्या है, ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग दोस्तों आगे मूव करेंगे कि हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए निम्न कारकों पर विशेष ध्यान दिया गया। कि मतलब देखिए, हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किन किन बातों को अपनाया या किन किन बातों पे ध्यान दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया। तो याद रखिएगा कि उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ये दोनों ऑप्शन में देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला कारक कौन सा है, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग। मतलब हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी 66 से लेके 67 में, जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, इसमें इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया जाएगा, किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो भारत में 1966 से नवीन किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें गेहूं के बीज का नाम एक है सोना। ठीक है, ये गेहूं का एक बीज है जिसका नाम क्या है, सोना। ठीक है, अगला है दोस्तों 64A। ठीक है, 64A है और दूसरा है PB18। ठीक है, मतलब गेहूं के कुछ उन्नत क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाने लगे, जिसमें एक गेहूं का बीज क्या है, सोना, दूसरा बीज क्या है 64A और तीसरा बीज क्या है PB18। इस प्रकार के अनेक उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने जाने लगे। फिर बाजरे में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया जाने लगा, और वो उन्नत किस्म का बीज कौन था, HBI। मतलब बाजरा में HBI बीज उपलब्ध कराने लगे। मक्का में गंगा 101। ठीक है, मक्का की एक उन्नत किस्म की बीज थी गंगा 101, इसका भी प्रयोग किया जाने लगा। और चावल में RI किस्म की बीज को क्या किया जाने लगा, इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये जितने भी बीज थे ये उन्नत किस्म के बीज थे, अर्थात इनका प्रयोग करने से कृषि की उत्पादकता में क्या लाई जाएगी, वृद्धि लाई जाएगी। ठीक है, यह सभी बीज उच्च पैदावार के लिए वैज्ञानिक तकनीक से विकसित किए गए थे। मतलब ये ऊपर जितने भी आप बीज देखे हैं, ये सारे बीज जो हैं वो वैज्ञानिक तकनीकी से विकसित किए गए थे कि इसमें इसकी जो उत्पादकता होगी वो अत्यंत ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से दूसरे नंबर से प्रश्न आता है रासायनिक उर्वरक और उन्नत किस्म के बीज। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक और उन्नत किस्म के बीज पर विशेष ध्यान दिया गया, यही से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, हरित क्रांति के प्रारंभ होने के बाद भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से किया जाने लगा और उर्वरक का उत्पादन तथा आयात दोनों किया जाने लगा। तो दोस्तों, जब हमने अभी आपको पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, तो हमने बताया कि हमने लगभग 70% या 68% शायद बताया था कि 68% उर्वरक का उत्पादन तो खुद हम अपने देश में कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जो उर्वरक है इसका आयात हम क्या करते हैं, देशों से दूसरे देशों से अपने देश में लाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक जो होता है दोस्तों, कृषि में वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो पहले हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, पहले हम उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद हम लोग इन सभी का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। तो अभी हम देखा था दोस्तों ना, इसको भी हमने बताया था आपको हिंट में कि अनेक सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, हमने अभी देखा था पिछली क्लासेस में। इसके अतिरिक्त नहर और नलकूपों पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है ना, कि सिंचाई सुविधाओं का हरित क्रांति के अंतर्गत विस्तार किया गया। ठीक है, जिसमें अनेक सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई और साथ ही साथ नहरों और नलकूपों के माध्यम से क्या किया गया, सिंचाई की व्यवस्था करवाए जाने का प्रयास किया गया, किसको, किसानों को। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना 1966 में केवल और केवल 18% क्षेत्र जो था उसको सिंचाई सुविधा मिल पाता था। ठीक है, सिंचाई की सुविधा
जब 1966 की बात करें तो केवल 18% भूमि पे ही लोगों को लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल पाती थी। लेकिन अगर जो वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो 40% भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। अर्थात 40% किसानों की भूमि पे जितनी भी खेती होती है, उन सभी भूमि के 40% भूमि पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा। और 60% अभी भी जो भूमि है वो पूर्णतः किस पे आश्रित है? मानसून पे आश्रित है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पे निर्भर करती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे कि आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग। तो दोस्तों हरित क्रांति में क्या किया गया कि हमने जैसा कि पहले ही पॉइंट में बताया कि जो परंपरागत खेती थी उसको समाप्त कर दिया गया और अब यहाँ पे आधुनिक किस्म की आधुनिक किस्म की मशीनरी का प्रयोग या मशीनरी या उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें पंपिंग सेट, सिंचाई करने के लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था की गई। ट्रैक्टर उपलब्ध करा गए। ट्रैक्टर के तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ये ट्रैक्टर क्या कर सकता है? खेतों की जुतैया भी करता है। ये साथ ही साथ आपके अनाज को खेतों से घर तक ले जाने का भी कार्य करता है। ठीक है, हार्वेस्टर ये भी क्या करता है दोस्तों? खेत की जुतैया करता है और अन्य कृषि यंत्र का इस्तेमाल होने लगा। तो जहां पे पहले परंपरागत रूप से खेती होती थी तो वहां पे इतने अच्छे प्रकार के उपकरण नहीं होते थे कृषि करने के लिए। ठीक है, जिससे श्रम और समय दोनों अधिक लगता था। लेकिन अब आधुनिक जब तकनीकी आ गई तो क्या हुआ कि श्रम और समय दोनों की बचत हुई, जिससे उत्पादकता में भी क्या हुआ दोस्तों? वृद्धि देखने को मिला और परफेक्शन आया तो उससे उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिला। सरकार द्वारा इन यंत्रों को खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने लगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि सहकारी बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो है वो क्या देते हैं? रियायती दर पे ऋण देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप कृषि यंत्र को खरीद लीजिए और आप क्या करिए? कृषि करिए, आप अपने उत्पादकता को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, अब हरित क्रांति के अंतर्गत और क्या किया गया कि बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। बहुफसली कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों? कि बहुफसली कार्यक्रम से ऐसे कार्यक्रमों से है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। बहुफसली कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों से है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों से है जिसके अंतर्गत एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक उत्पादन किया जा सके। जैसे देखिए दोस्तों, बहुत सारे मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि बहुत सारे किसान होते हैं कि जो मौसम पे निर्भर होने के कारण एक वर्ष में एक भूमि पे केवल एक ही उत्पादन कर पाते हैं। अगर जो वो चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो केवल जो बरसात का मौसम होता है उसी टाइम वो चावल का ही उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन अब क्या किया गया? हरित क्रांति के माध्यम से कहा गया कि नहीं भैया, आप केवल चावल का उत्पादन न करिए, आप चावल के साथ साथ अतिरिक्त फसलों को भी इस पे क्या करिए? उगाइए। ठीक है, और उसके लिए उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी का प्रावधान किया गया। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, फिर आगे अब हम मूव करेंगे कि कृषि वित्त की सुविधाओं में विस्तार करना। दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ये भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हरित क्रांति पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है। देखिए, हरित क्रांति में कृषि वित्त की सुविधाओं का विस्तार किया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और साथ ही साथ में 1960 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 1982 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमने ऑलरेडी बता भी रखा है। तो 1969 में 14 बैंक, 1980 में 6 बैंक और 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। क्यों हुई भैया? क्यों हुई? इसलिए कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा सके। ठीक है, किसानों को कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराए जा सके। अर्थात ये जो 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1982 में जो नाबार्ड की स्थापना हुई, इन सभी का उद्देश्य क्या था? कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाए,
ताकि वो क्या कर सके कि मशीनरी खरीद पाए, उन्नत किस्म के यंत्र खरीद पाए, जिससे क्या होगी, उत्पादकता, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। देखिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि विकास बैंक, ठीक है, सहकारी साख समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा किसान सेवा समिति का गठन किया गया दोस्तों। तो इतना आपको याद ही रखना है, ये आपने कर ही लिया है, ठीक है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत अच्छा सा है कि ये देखिए दोस्तों 1967 में जब हरित क्रांति का आरंभ हुआ तो भूमि सुधार कार्यक्रम भी अपनाए गए, जिसके अंतर्गत दोस्तों जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो जमींदार होते थे वो छोटे किसान या जो सीमांत किसान होते थे ना, उनका शोषण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो छोटे किसान थे वो कम पढ़े लिखे थे, ये 2 रुपए का ऋण इनको देते थे और ये बड़े जमींदार से छोटे किसान 2 रुपए का ऋण लेते थे। लेकिन बेचारा अगर जो मान लीजिए कि कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कर्ज नहीं लौटा पाते थे, और किसानों में अशिक्षा इतनी थी कि वो हिसाब नहीं रख पाते थे, और इसी का फायदा जमींदार उठाता था और छोटे और लघु किसानों का क्या करता था, शोषण करता था। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे खेती करवाता था, उनका जमीन भी क्या कर लेता था, वसूल कर लेता था। तो इसलिए सरकार ने जो जमींदारी प्रथा है इसकी क्या की, समाप्ति कर दी। काश्तकारी प्रथा में सुधार किया गया, मतलब जो जमीन का मालिक है उसमें क्या किया गया, छोटे मोटे बदलाव किए गए। ठीक है, जोतों की सीमा बंदी की गई, अर्थात क्या, जोतों की सीमा बंदी से ऐसे क्या है कि जो आपके खेत है उसकी एक सीमा को निर्धारित किया जाएगा। बहुत सारे लोग का खेत, कुछ लोगों का खेत कुछ इस प्रकार का था, इस प्रकार का था, तो ऐसा नहीं, उनको एक शेप दिया गया। ठीक है, उनको एक सीमा में निर्धारित किया गया, जिससे वो क्या कर सके कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें या कुछ भी काम करें अपने भूमि पे तो आसानी से कर पाए। ठीक है, चकबंदी किया गया। अब चकबंदी क्या है कि मान लीजिए कि 1-1 एकड़ के अगर जो 4 प्लाट आपके हैं अलग अलग, तो हर प्लाट के पे आपको सिंचाई सुविधाएं ले जानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया कि इस चारों प्लाट को एक जगह कर दिया। ठीक है, जहां आपका 1-1 एकड़ का 4 प्लाट हुआ करता था अलग अलग स्थानों पे, अब क्या हो गया, 4 एकड़ का एक ही प्लाट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करिए, आप यहाँ पे अच्छी मशीनरी और उपकरण का इस्तेमाल करिए, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन सब के परिणाम स्वरूप कृषि की उत्पादकता में काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिला। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जब ये दूर कर दी गई तो उत्पादकता में वृद्धि तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उन्नत तकनीकी का प्रयोग, अभी हमने दोस्तों देख ही लिया, उन्नत तकनीकी का प्रयोग। सरकार के द्वारा उन्नत तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें किसानों को क्या किया गया, प्रशिक्षण दिया गया। अब भैया टेक्नोलॉजी तो आप दे देंगे, लेकिन प्रशिक्षण भी तो देना जरूरी है ना। तो प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए? 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम बनाया गया, 1970 में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाया गया, 1968 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अर्थात उन्नत तकनीकी के प्रयोग के लिए, उन्नत तकनीक तो चलिए आप दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि प्रशिक्षण भी देना है ना, कि किस प्रकार से लोग इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, 1970 में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और 1968 में एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक योजना की स्थापना की गई। आगे मूव करते हैं, भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत, इसके अंतर्गत भूमि क्षरण को रोकने तथा उबड़ खाबड़ भूमि तथा कंक्रीट भूमि को समतल बनाना था। तो दोस्तों देखिए, भूमि संरक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत हरित क्रांति के अंतर्गत हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भूमि का क्षरण हो रहा है, ठीक है, यानी भूमि का जब क्षरण होता मतलब आपकी भूमि जो हो रही है वो किसी न किसी प्रकार से अपनी उत्पादकता की क्वालिटी को खत्म कर रहा है, या कहीं ना कहीं आपकी जो मिट्टी है उसका क्षरण हो रहा है। और साथ ही साथ में आपके पास अगर जो कंक्रीट भूमि है
या उखड़ खाबड़ भूमि है तो आप उस पे भी कृषि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाए, जिसमें भूमि के क्षरण को रोकना और उखड़ खाबड़ भूमि और कंक्रीट भूमि को समतल बनाना प्रमुख उद्देश्य था। भूमि परीक्षण कार्यक्रम भूमि परीक्षण कार्यक्रम आपको देखने से लग रहा होगा दोस्तों कि हरित क्रांति के अंतर्गत भूमि परीक्षण कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी ले जाकर प्रयोगशाला में इन मिट्टियों का प्रयोग किया जाता था तथा यह देखने का प्रयास किया जाता था कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उचित उपयोगी है। ठीक है, तो भूमि परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की मिट्टी को ले जाया जाता था और ये देखा जाता था कि किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल जो है वो ज्यादा उत्पादक है, और इसी आधार पे वहां पे किसानों को कहा जाता था कि आप इस फसल का ही क्या करिए, उत्पादन करिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे मूव करेंगे कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का विकास। देखिए दोस्तों, कृषि में अगर जो उत्पादकता बढ़ानी है, कृषि का विकास करना है, तो आपको शिक्षा और अनुसंधान का विकास करना ही पड़ेगा। तो देखिए 1960 में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे था, पंतनगर में था। लेकिन हरित क्रांति के बाद बहुत सारे अनुसंधान पे क्या किया गया, विकास किया गया, उस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ग्रामीण विद्युतीकरण। देखिए, जब तक विद्युतीकरण नहीं होगा तब तक आप बहुत सारी चीजों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग कैसे कर पाएंगे? अगर जो आपको मोटर चलाना है, मोटर के माध्यम से आपको सिंचाई करनी है, ट्यूबवेल के माध्यम से आपको सिंचाई करनी है, तो इसके लिए आपको विद्युत की जरूरत पड़ेगी ना। तो हरित क्रांति के अंतर्गत गांवों में विद्युत पहुंचाने का भी प्रयास किया गया, जिससे लोग क्या हो सके कि जिससे लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके। और ग्रामीण जनजीवन को ऊंचा बनाने के लिए तथा कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई, जिससे नलकूपों के विकास को क्या मिला, बढ़ावा मिला। जाहिर सी बात है दोस्तों, नलकूप अर्थात ट्यूबवेल की यहाँ पे बात हो रही है, तो जब विद्युत आपको मिलेगा ज्यादा तो आप क्या करेंगे कि ट्यूबवेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ट्यूबवेल होता है किससे चलता है, वो बिजली से ही तो चलता है ना। ठीक है, आगे मूव करेंगे कि विपणन सुविधाओं का विस्तार। अब देखिए अच्छा सा यहाँ से बनता है प्रश्न कि हरित क्रांति में विपणन सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। इसके विपणन सुविधा मतलब क्या है कि मंडियों की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब अब किसान क्या कर रहा है, किसान जो है वो अपने फसलों का उत्पादन कर रहा है तो उस उत्पादन को बेचेगा वो कहाँ। ठीक है, अपनी वस्तुओं को बेचेगा कहाँ। जैसे मान लीजिए कि एक किसान आलू का उत्पादन कर रहा है, तो आलू बेचेगा कहाँ, तो आलू को बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था की गई। ठीक है, जहां पर किसान अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच सके। पहले क्या होता था, जब मंडियां नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि चलो तुमने क्या किया है, तुमने आलू उगाया है और हमने क्या उगाया है, हमने प्याज उगाया है, तुम हमसे आलू ले लो, हम तुमसे प्याज ले रहे हैं। तो ये आर्थिक क्रियाएं जो थी वो नहीं हो पाती थी। जीवन निर्वाह तो हो जाता था लेकिन आर्थिक क्रिया नहीं हो पाती थी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, गोदाम भंडार की भी व्यवस्था की गई कि अगर जो किसान उत्पादन कर रहा है तो भैया इस उत्पादन को रखने के लिए, अपने वस्तुओं को रखने के लिए उसको गोदाम की भी व्यवस्था किया जाए। ठीक है, जिससे वो उसके जो उसका जो उत्पादन है वो नष्ट ना हो सके। और साथ ही साथ नियमित मंडियों का भी संचालन किया जाने लगा। मान लीजिए कि अगर जो कोई खेती कर रहा है किसका, फूल का, तो फूल तो रोज बिकेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसान जो है वो 10 दिन में एक दिन ही केवल जाएगा मंडी में, तो इसलिए नियमित मंडियों का संचालन किया जाने लगा। ठीक है, तब देखिए हरित क्रांति की उपलब्धि क्या रही। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति की उपलब्धि क्या रही दोस्तों। तो देखिए हरित क्रांति की उपलब्धि ये रही, अब जो पढ़े हैं वही चीजें। ठीक है, देखिए कृषि में परंपरागत स्वरूप का अंत हुआ, जाहिर सी बात है, हमने इस बात को कई बार देख लिया। उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास क्यों हो गया, क्योंकि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, तो इससे कच्चे माल जो है वो कहाँ पे जाने लगे, उद्योगों में जाने लगे। रोजगार में वृद्धि हुई, जाहिर सी बात है भाई कि जब उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है, जब कृषि
में की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो फिर मंडी आएगा, मंडी में आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे, ठीक है। लोग क्या करेंगे और उत्साहित होंगे निवेश करने के लिए, तो लोगों में रोजगार की भी वृद्धि होगी। एक तरफ कृषि कृषि से भी रोजगार की वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ उद्योग का भी विकास हो रहा है, तो यहाँ पे भी रोजगार लोगों को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता आई, ठीक है। जहाँ पहले लोग ये सोचते थे कि 1 एकड़ भूमि पे केवल 1 कुंटल ही, परंपरागत खेती के अंतर्गत वो सोचते थे कि यार 1 एकड़ भूमि पे केवल 1 ही कुंटल गेहूं या चावल का उत्पादन किया जा सकता है। अब उन लोगों के सोच में क्या आई, बदलाव आया, ठीक है। पूंजी निर्माण में वृद्धि, जाहिर सी बात है दोस्तों पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। कृषि लागत में कमी आई, जब जाहिर सी बात है कि आप टेक्नोलॉजी से कार्य करने लगे तो आपका समय और लागत दोनों बचने लगा, ठीक है। जीवन स्तर में परिवर्तन हो गया, जब आपके पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। उचित मूल्य की प्राप्ति होने लगी, ठीक है। जब मंडियों में सीधे तौर पे अगर जो कोई कृषक अपने उत्पादन को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको उचित मूल्य की प्राप्ति होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा ही होगा भाई, अच्छे किस्म के आप बीज लगाए हैं तो, ठीक है। खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ी, अर्थात अब देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अब हम लोग उसमें उत्पादन भी बढ़ा दे रहे हैं, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही साथ खाद्यान्न जो है सबको मिल पा रहा है। व्यवसायीकरण में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है भाई, जब आपके पास उत्पादन ज्यादा होगा तो अब उसका व्यवसाय करेंगे ही, और किसानों में समृद्धि आने लगी, ठीक है। यानी किसानों के में समृद्धि भी आने लगी, ठीक है। तो ये बातें तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों देखिए, ये चीजें आपको भले से लग रही होंगी छोटी छोटी, लेकिन ये चीजें जब एग्जामिनेशन में आती हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो बहुत ही तल्लीनता के साथ देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।